After discussing of an HRA, now the next point is, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, तो इनका बेसिक रूल क्या है कि जितना अमाउंट रिसीव्ड होगा उसमें से जितना पैसा आपने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, उस पैसे को माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। इसके बाद हमने कुछ अलाउंसेस देखे थे जिनका रूल क्या था, रिसीव्ड माइनस लिमिट एज पर इनकम टैक्स। माने इनका जो रूल है वो क्या है, रिसीव्ड माइनस लिमिट। इनकम टैक्स में लिमिट है, उस लिमिट तक का अमाउंट माइनस करेंगे और लिमिट के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। तो रूल क्या होगा, रिसीव्ड माइनस लिमिट एज पर टैक्स। तो सबसे पहले आता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। बच्चों की एजुकेशन के नाम के आपको पैसे मिले, तो जो भी पैसा मिलेगा उसमें माइनस करेंगे 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। माने 100 रुपये माइनस करने हैं 2 बच्चों तक। अगर थर्ड चाइल्ड का पैसा मिलता है तो फिर हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, इट इज़ डिडक्टिबल ओनली अप टू 2 चाइल्ड। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन। कितना माइनस करेंगे, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों तक। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ माइनस करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है बिटवीन ऑफिस, होम एंड ऑफिस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के किराए के नाम के पैसे। तो कितना माइनस करेंगे, 1600 पर मंथ। बट अगर वो ब्लाइंड या डिसेबल्ड पर्सन है तो 3200। माने बेसिक जो जनरल रूल दिस इज 1600 पर मंथ, बट अगर ये ब्लाइंड और डिसेबल्ड पर्सन होगा सो वी विल डिडक्ट 3200 पर मंथ। नाउ अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। दिस इज एन अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। जो लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए है, एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो 70% ऑफ अलाउंस जो भी उसको मिला और 10,000 पर मंथ। तो ये बहुत स्पेसिफिक केस है, इट इज़ ओनली फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, उसको ड्राइव करते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। तो जो भी अलाउंस मिला उसका 70% ले लेंगे और 10,000 पर मंथ। जो दोनों में लेस होगा उसको हम माइनस करेंगे। अंडरग्राउंड अलाउंस, आप किसी माइंस वगैरह में काम करते हैं तो अंडरग्राउंड अलाउंस मिला तो कितना माइनस करेंगे, 800 पर मंथ। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेन में जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए। पहला जो मेन है इसके अंदर चाइल्ड एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्राइबल एरिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 4 पॉइंट मेन हैं जो नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। बाकी आपके पास नोट्स हैं, आप बाकी स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी हैव अदर अलाउंसेस। ये जो अदर अलाउंसेस हैं दीज आर फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से आता है, डियरनेस अलाउंस। जैसे आप जॉब करते हैं तो आपका एक सैलरी फिक्स है, तो आपकी हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से डियरनेस मतलब एम्प्लॉयर आपको हेल्प करना चाहता है तो बेसिक सैलरी ना बढ़ाकर हर महीने आपको अलग से पैसे मिल रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। लंच अलाउंस, लंच के नाम के पैसे। इन सभी अलाउंसेस का जो रूल है, लंच अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA बोलते हैं इसको, सर्वेंट अलाउंस, हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल अलाउंस। इन सभी अलाउंसेस में जो अमाउंट है वो फुली टैक्सेबल है। जितना पैसा मिलेगा उस पूरे पैसे पर आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए, इन अलाउंसेस के अलावा यदि कोई और भी अलाउंस आता है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब इसमें एक तो और एग्जांपल्स हैं, वो मैं इसमें आपको नोट करवा देता हूँ।
जो हमारे पास आते हैं, तो उसमें जैसे नंबर 6 पे आप ले सकते हैं ओवर टाइम अलाउंस। तो ओवर टाइम अलाउंस इज आल्सो फुली टैक्सेबल। टेलीफोन अलाउंस, तो टेलीफोन अलाउंस इज आल्सो फुली टैक्सेबल। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, तो ये कुछ और हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफाइड है वो तो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो हमारे लिमिट वाले थे, और नंबर 3 एंड दिस इज लिमिट और अमाउंट रिसीव्ड माइनस स्पेंट। तो ये जो नॉन फुली टैक्सेबल वाले, ये बाकी सभी बचे हुए होते हैं, ये तो जनरली होते ही होते हैं। बट कोई और भी यदि अलाउंस आ जाता है नया सा, जो इसके अंदर कवर नहीं होता ऊपर वाली कैटेगरी में, तो उसको भी हम कहाँ कवर करेंगे? अदर अलाउंसेस में। तो अदर के अंदर ऑलमोस्ट जो भी मेंशन नहीं है वो सभी ले लेंगे। एंड अदर अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल। जितना पैसा मिलेगा उस पूरे पैसे पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने अभी कुछ अलाउंसेस को डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट परक्यूजाइट्स। तो परक्यूजाइट्स आर आल्सो फैसिलिटीज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो परक्यूजाइट्स आर बेसिकली फैसिलिटीज जिसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको, बल्कि अलग से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उन बेनिफिट्स का हमें वैल्यूएशन करना होता है। तो परक्यूजाइट्स आर फैसिलिटीज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाएगा। तो परक्यूजाइट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान दिया। हाउस रेंट अलाउंस में आपको पैसे मिलते थे, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया। इसमें 3-4 क्लॉजेज हैं। कंसेशनल अकोमोडेशन, तो अगर मैं इसको आपको नट शेल में बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हमें 3 कैलकुलेशन मेनली करना होता है। इसको नेक्स्ट पेज पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम फाउंड करेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ दिस इज योर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो क्या निकाला आपने? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अगर एम्प्लॉयर ने आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया है तो इसमें प्लस करेंगे हम वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो प्लस करने के बाद जो आएगा, दिस इज योर वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। लेकिन ये जो वैल्यू है ये अभी तक अनफर्निश्ड है, क्योंकि मकान अभी नॉट अनफर्निश्ड, दिस इज रेंट फ्री। पहले हमने निकाला सिंपली वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड विदाउट फर्नीचर, और यदि आपको साथ में फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है तो फर्नीचर का वैल्यू इसमें हमने प्लस कर दिया। तो क्या बन गया ये? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। बट अभी भी रेंट फ्री है, उसमें से लेस कर देंगे रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने आपसे कोई उसका रेंट चार्ज किया है तो रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर को उसमें से माइनस करेंगे। तो ये जो आपके पास फिगर आएगा, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन।
तो यही फिगर हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। तो जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो 3 स्टेप में काम करेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर, प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन आएगा आपके पास, फिर माइनस करेंगे एनी रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एनी अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। तो अब इन सभी स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर कि हाउ विल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कैसे निकालेंगे। तो स्टेप वाइज देखते हैं इसको। सबसे पहले अकोमोडेशन अनफर्निश्ड अगर गिवन किसको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो वैल्यू ऑफ जो फर्स्ट स्टेप था अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उसका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता, आपको लाइसेंस फीस और अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो जो अमाउंट है वही हमारा एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। यदि फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे एज पर स्टेप नंबर ए, जो जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसमें प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर बेसिकली क्या होगा, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर है वो एम्प्लॉयर का अपना है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और अगर एम्प्लॉयर ने आपको किराए पर लेकर दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस बाय एम्प्लॉयर, जो भी उसका हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया वो उसमें प्लस होगा। अगर ये अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया गया है तो 24% ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी, ये मैं अभी आपको डिस्कस करेंगे आगे, और एक्चुअल चार्जेस ऑफ होटल विच एवर इज लेस। मैंने कहाँ प्रोवाइड किया गया है, होटल में, तो 24% ऑफ सैलरी लेंगे रेंट फ्री। RF है मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी, माने सैलरी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो उसके लिए मीनिंग ऑफ सैलरी अभी आगे डिस्कस करते हैं, अभी इस पॉइंट को अवॉइड करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे इसको। पहले आप ये समझ लीजिए कि सिंपली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में लाइसेंस फीस क्वेश्चन में गिवन होगा, वही अमाउंट टैक्सेबल होगा। होटल और ये होटल का जो पॉइंट है अभी डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर अदर एम्प्लॉयज़ के लिए है, अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, जो मकान आपको दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना है और वहाँ की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, 10 लाख तक है, तो 7.5% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल होगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। तो हमें 3 अमाउंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले वी विल सी कि जहां आपको प्रोवाइड किया गया उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। तो अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%। ये कब अप्लाई होगा, वैन जो मकान आपको दिया गया वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का अपना हाउस है। अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो सिंपली रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। यहाँ पर हमें पॉपुलेशन को नहीं देखना है, पॉपुलेशन खाली तब देखी जाएगी व्हेन इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर नॉट ओन्ड वाला केस है तो सिंपली रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो सैलरी मीनिंग है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। तो होटल का पॉइंट हमने ड्रॉप किया है अभी नॉट टू वरी, वी विल डिस्कस। पहले आप इस पॉइंट को देखिए, सिंपल दोनों पॉइंट कंपेयर करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हाउ विल वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फीस क्वेश्चन में गिवन होगा, वही अमाउंट टैक्सेबल होगा। और साथ में फर्नीचर भी है तो कैसे करेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और नॉट ओन्ड बाय है तो एक्चुअल हायर चार्जेस।
अगर अदर एम्प्लॉयज़ हैं, नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सिंपली क्या देखना होता है कि वो जो मकान दिया गया, अकोमोडेशन दिया गया, वो एम्प्लॉयर का अपना है या उसने कहीं से आपको रेंट पर अरेंज करके दिया है। इफ़ इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन फिर क्या देखेंगे कि उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, अबव 10 लाख बट अप टू 25 लाख देन 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। नॉट ओन्ड वाले में हमें पॉपुलेशन को नहीं देखना है, सिंपली रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और सैलरी का 15%, जो दोनों में छोटा है वो आपका टैक्सेबल होगा। यहाँ पर हमने कई जगह सैलरी वर्ड यूज़ किया, सैलरी 10%, 7.5%, 15% फाइंड आउट करने के लिए। तो उसका मीनिंग क्या है, सैलरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को लेकर चलेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ सैलरी थोड़ा वाइड है यहाँ पर। RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन पर्पस के लिए जो सैलरी है उसमें उसको ड्यू बेसिस पे काउंट करेंगे फॉर पीरियड ऑफ अकाउंट। दिस इज द मेन पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय का आपको अकोमोडेशन दिया गया, डाटा जो सैलरी का है वो उसी समय के लिए जाएंगे। ये जो RFA की कैलकुलेशन है फॉर ऑल एम्प्लॉयज है, क्या क्या आएगा RFA में, बेसिक सैलरी आएगा, DA का फॉर्मिंग पार्ट आएगा, RB माने जो पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी है, DA का फॉर्मिंग पार्ट आएगा, बोनस आएगा, ऑल टाइप ऑफ कमीशंस आएंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे, और इसके अलावा यदि कोई और मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है तो वो भी आएगा। एक बार फिर ध्यान से देखते हैं, बेसिक सैलरी आएगा प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट आएगा, बोनस, ऑल टाइप ऑफ कमीशन, जितने भी आपको अलाउंसेस मिले उन सभी का जो टैक्सेबल पोर्शन है वो आएगा, और साथ में क्या आएगा, कोई और यदि मॉनेटरी बेनिफिट आपको दिया गया है, लाइक गिफ्ट, लाइक स्कॉलरशिप, लाइक बोनस, किसी भी सेंस में एनी मनी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो वो भी आएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद जो आएगा, दिस इज RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन मीनिंग ऑफ सैलरी। और इसी RFA का फिर हम ये 7.5, 10%, 15% जो भी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले केस में तो समस्या आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अमाउंट क्वेश्चन में लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयर वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली किस में आएगा, इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसी केस में ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये हमने सिंपल डिस्कस किया। ये जो फर्नीचर का पॉइंट है ये दोनों केसेस में कॉमन है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। फर्नीचर का कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम पैटर्न से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं होटल की, जो हमने शुरू में ड्रॉप किया था। होटल का जो पॉइंट है वो क्या है, अगर होटल में प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो वैल्यू एज पर लाइसेंस फीस वही आएगा, और इन अ होटल 24% ऑफ सैलरी लेंगे, और एक्चुअल चार्जेस ऑफ होटल, अगर एम्प्लॉयर ने होटल का जो रेंट दिया वो और आपकी सैलरी का 24%, विच एवर इज लेस, जो दोनों में छोटा है वही आपका पार्ट ऑफ सैलरी इनकम, वही आपका अकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी। इफ इट इज नॉट, और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो पॉइंट ऑफ फर्नीचर है वो दोनों में सेम रहेगा, और जो होटल का ट्रीटमेंट है वो वही है एज इट इज। माने सिंपल लॉजिक क्या है कि होटल में अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो विल टेक 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस ऑफ होटल विच एवर इज लेस, जो दोनों में छोटा है वही उसका कैलकुलेशन माना जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और आपको एलेबोरेट कर देता हूँ इस फॉर्मेट के हिसाब से, ताकि ये पॉइंट आपको और अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले ये जो फर्नीचर की कैलकुलेशन है वो दोनों में कॉमन है, सिंपली 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर ओन्ड है, अदरवाइज रेंट बाय एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने इसका रेंट पेड किया यही होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन हो, तो दोनों केसेस में कॉमन है ये। और ये जो अकोमोडेशन का कैलकुलेशन है वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा अलग है,
और नॉन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा अलग है। होटल का पॉइंट अलग है, होटल का पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट हो। और इसका जो कैलकुलेशन था वो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट वाला है तो लाइसेंस फीस बाय द गवर्नमेंट, ये जो कैलकुलेशन है आपका, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली क्या है, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फिर हमें इस रूल के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। जितना भी ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेप नंबर 1 का बता रहा हूँ। फर्नीचर दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट हो। और लास्ट में माइनस कर देंगे इफ़ एनी रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कोई आपसे रेंट चार्ज किया है तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। होटल का एक पॉइंट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, होटल का दोनों केसेस में कॉमन पॉइंट है, होटल में कोई नई कैलकुलेशन नहीं है। अगर होटल में प्रोवाइड किया जाएगा तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिंपली 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। जो दोनों में छोटा है वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये होटल का पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, फर्नीचर का पॉइंट दोनों के लिए कॉमन था। और जो ये फर्स्ट स्टेप था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो हमने अभी डिस्कस किया। उसका जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बताया। लाइसेंस फीस होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में और नॉन गवर्नमेंट में, ये 2 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मीनिंग ऑफ सैलरी फिर हमने डिस्कस किया कि भाई सैलरी में क्या क्या आएगा। अगर होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है अप टू 15 डेज ऑन ट्रांसफ़र, आपका ट्रांसफ़र हो गया और नई प्लेस पर अभी अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है और होटल में आपको प्रोवाइड किया गया है तो 15 डेज तक तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद जो मैंने आपको रूल बताया वही चलेगा अप टू 90 डेज तक। आफ्टर 90 डेज, अप टू 90 डेज तक, अब यहाँ पे जो रूल है वो थोड़ा अलग है। रूल ये है बस खाली कि आपका ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने पहले वाले प्लेस पर भी अभी अकोमोडेशन होल्ड किया हुआ है और सेकंड प्लेस पर भी आपको अकोमोडेशन होल्ड किया हुआ है, तो 90 डेज तक तो एक पर टैक्सेबिलिटी आएगी, इधर दिस और दिस। लेकिन आफ्टर 90 डेज दोनों ही अकोमोडेशन आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर 90 डेज बोथ आर टैक्सेबल। किसी रिमोट एरिया या माइनिंग साइट्स पर प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन साइट पर या जनरेशन साइट, डैम साइट, तो वहाँ पर कोई भी आपकी टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। दिस इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, वीडियो लिंक, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4.28 इज ऑफ योर नोट्स। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू इनकम ऑफ आर एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड ऑफ इलाहाबाद। कुछ पर्टिकुलर गिवन है आपको रिलेटिंग टू इनकम ऑफ मिस्टर आर ऑफ इलाहाबाद ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है आपका? 2017-18 का आपको गिवन है। बेसिक सैलरी इसका 13,000 पर मंथ। DNS अलाउंस गिवन है आपको 3,000 पर मंथ। सैलरी टेकन इन एडवांस फॉर डॉटर्स मैरिज, आपने 3 महीने का सैलरी एडवांस में लिया है डॉटर की मैरिज के लिए। बोनस मिला आपको 15,000। ए फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन हैज़ बीन गिवन बाय द कंपनी। एम्प्लॉयर ने इसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया
द रेंट पेबल फॉर द हाउस इज ₹8,000 पर मंथ। और जो रेंट है प्रीमाइसिस का वो कितना मिल रहा है आपको? 8,000 पर मंथ। दिस इज रेंट ऑफ द प्रीमाइसिस जो एम्प्लॉयर ने आपको रेंट पर लेकर दिया है, क्योंकि आपके लिए वो रेंट फ्री है, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको कैसे दिया है? वो बाय टेकिंग ऑन रेंट, माने एम्प्लॉयर ने आपको मकान रेंट पर लेकर प्रोवाइड किया है। एम्प्लॉयर गिविंग हिम अकोमोडेशन बाय टेकिंग ऑन रेंट, तो रेंटल अकोमोडेशन है। साथ में आपको एजुकेशन अलाउंस मिला और साथ में फर्नीचर भी दिया गया है, जिसका कॉस्टिंग ₹1 लाख है। एजुकेशन अलाउंस मिला ₹40 पर मंथ फॉर ईच ऑफ हिज 3 चाइल्ड, माने 40 रुपये 3 बच्चों का मिला है। स्पेंड करता है ₹1,500 फॉर प्रोफेशनल बुक्स आउट ऑफ हिज पॉकेट एक्सपेंस। ये इसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये हमारी सैलरी इनकम में कंसिडर नहीं होगा, ये इसका अपना पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। और गिवन आपको सैलरी का जो इलाहाबाद का सैलरी है, सॉरी जो इलाहाबाद का पॉपुलेशन है, दिस इज लेस देन 25 लाख बट मोर देन 10 लाख, तो 10 लाख से, लेकिन एक्चुअली ये जो पॉपुलेशन का पॉइंट है ये तब कंसिडर किया जाता है जब ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हाउस है इट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हाउस एम्प्लॉयर का नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयर ने हाउस आपको किराए पर लेकर दिया है। तो किराए वाले केस में हमें ये जो पॉपुलेशन वाला पॉइंट है ये हमारे लिए इरेलीवेंट पॉइंट है। तो वन बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैलरी। तो सैलरी कितना है आपका? 1,56,000। कैसे हुआ? 13,000 का आपका सैलरी इनकम पे। प्लीज़ नोट्स को एक बार देख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट है नोट्स के अंदर, आपका जो सैलरी इनकम था दिस इज 13,000, तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। डीएनएस अलाउंस मिला आपको 3,000 पर मंथ, तो दिस इज 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। एडवांस सैलरी मिला आपको 3 महीने का, 3 महीने का एडवांस कितना हो गया आपका? 39,000। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये का छूट होता है अप टू 2 चाइल्ड, तो 3rd चाइल्ड का जो 40 रुपये मिला वो आपका पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो गया। अब बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की, जो आपको एम्प्लॉयर ने रहने के लिए मकान दिया। तो ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है इसमें पहले हमें मीनिंग ऑफ सैलरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सैलरी में क्या लेंगे? हर महीने का बेसिक सैलरी। डी नहीं लेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ये फॉर्मिंग पार्ट है या नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। अगर मेंशन ना हो तो नॉट फॉर्मिंग पार्ट कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास बेसिक सैलरी आएगा, एडवांस नहीं आएगा बिकॉज एडवांस जिस समय का मिला उस समय का हम अकोमोडेशन नहीं निकाल रहे। अकोमोडेशन कैलकुलेशन में वही सैलरी ली जाती है जो उन मंथ्स के से बिलोंग करता है जिस महीने आपके पास अकोमोडेशन था। तो ये जो एडवांस सैलरी वाला पॉइंट है ये भी आपका अकोमोडेशन पर्पस के लिए नहीं आएगा। जिस महीने का ये सैलरी है अगर उस महीने आपको अकोमोडेशन दिया जाता तो उस महीने की कैलकुलेशन के लिए हम इस अमाउंट को कंसिडर करते। तो ये अकोमोडेशन में तो कौन कौन सा अमाउंट आया? 1,56,000 और दिस इज़ योर एजुकेशन अलाउंस 15,000 और साथ में आपका ये एजुकेशन अलाउंस का कितना आया आपका? दिस इज़ 480 और बोनस का आया आपका 39। बोनस कब मिला है ये? बोनस का पॉइंट था आपका 15,000 बोनस के, 480 अलाउंस के और 1,56,000 इज ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो तीनों को मिलाकर जो हमारे पास अमाउंट आता है दिस इज 1,71,480। इसका हम 15% चार्ज करेंगे क्योंकि अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर दिया है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, जो दोनों में छोटा अमाउंट है वो आपका पार्ट ऑफ सैलरी इनकम कंसिडर किया जाएगा। उसमें प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%। क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख का जो 10% है वो हमने इसके अंदर आपका प्लस कर दिया।
तो इस टाइप से हम इसका ग्रॉस सैलरी इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट कि भाई इसका कितना ग्रॉस सैलरी इनकम है। नाउ कुछ और डिफरेंट परक्विजाइट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सेकंड परक्विजाइट हमारे पास आता है, दिस इज थर्ड, LIC और एन्युटी पॉलिसी। तो कोई भी LIC प्रीमियम या एन्युटी पॉलिसी का प्रीमियम टेकन बाय एम्प्लॉयर ने लिया और पेबल भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, इज टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या एन्युटी का पेमेंट एम्प्लॉय की पॉलिसी का पेबल बाय एम्प्लॉयर है, तो वो पूरा का पूरा आपकी सैलरी इनकम में फुली टैक्सेबल माना जाएगा। नेक्स्ट इज मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉय को करना था, लेकिन एम्प्लॉय के बिहाफ पर वो खर्चा कौन करता है? एम्प्लॉयर। तो खर्चा किसके जिम्मे था? एम्प्लॉय के जिम्मे। एम्प्लॉय को वो खर्चा करना था, उसकी ऑब्लिगेशन थी, बट इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है लेकिन पेड कौन कर रहा है? उसको एम्प्लॉयर। देन सच ऑब्लिगेशन इज फुली टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के हैंड्स में ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल माना जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट्स। आपको कुछ और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर या विदाउट एनी इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया। लोन इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो हम देखेंगे कि अगर यही लोन आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया होता तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता? माने बेसिकली फॉर्मूला क्या बना? इंटरेस्ट एज पर SBI रेट, इंटरेस्ट एज पर SBI रेट माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। तो इंटरेस्ट एज पर SBI रेट में से माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय ने पे किया, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल, और जो बाकी पैसा बचेगा वो आपका सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट एज पर SBI कैसे देखेंगे? तो इंटरेस्ट एज पर SBI देखना है ऑन 1 अप्रैल, जिस महीने की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग डेट को उस टाइप के लोन का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट है, उस रेट के हिसाब से उस लोन का कितना इंटरेस्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 16-17 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 16 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट के अकॉर्डिंग लोन का कितना इंटरेस्ट बनेगा। और लोन का जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो मैक्सिमम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस एट द रेट चार्ज बाय SBI। माने हर महीने का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर उस महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब यहाँ पर जो नोटिंग पॉइंट है वो ये है कि ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एंड ऑफ द मंथ होगा। कब देखेंगे इसको? एंड ऑफ मंथ, माने हर महीने के एंड में, एंड ऑफ मंथ, हर महीने के एंड में जो भी लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर उस महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली ये ट्रीटमेंट है क्या। जैसे आपने कोई लोन लिया, तो अप्रैल महीना आपका हो गया, मई हो गया, सपोज आपने लोन लिया 5 लाख रुपए का ऑन अप्रैल 5 अप्रैल को आपने लोन लिया, और अप्रैल में आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो अप्रैल आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो अप्रैल के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग हुआ आपका?
पूरे 5 लाख, तो अप्रैल के महीने में 5 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब सपोज कर लीजिए आपने 6 मई को कुछ पेमेंट कर दिया, आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया 6 मई को, तो आपने किस डेट को पेमेंट किया उससे मतलब नहीं है। मई के एंड में जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पर उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं 6 मई को 10 मई को कभी भी पेमेंट करता हूँ तो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। उस महीने की एंडिंग डेट को जितना लोन आउटस्टैंडिंग है उस पर उस महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सपोज मैंने मई 6 को पे कर दिया 1 लाख रुपीस, तो मई के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग हुआ 4 लाख का, तो मई का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 4 लाख का। मैंने मई 6 को पेमेंट किया होता, मई 10 को पेमेंट किया होता, मई 30 को पेमेंट किया होता, तो भी मई के एंड में इसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कब होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ मंथ। जिस महीने की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट की, उस महीने के एंडिंग डेट को जो पैसा आउटस्टैंडिंग है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर उस महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो मंथ वाइज आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर हम उसका इंटरेस्ट जो बनेगा इस साल का वो हमारा टैक्सेबल होगा। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट का रेट कौन सा होगा, रेट एज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI रेट के अकॉर्डिंग हमें उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसमें से माइनस करना है एनी इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय। कुछ इस केस के एग्जाम्पशन है। 2 केसेस में आपको कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता। यदि लोन का पर्पस मेडिकल ट्रीटमेंट है, लोन लिया गया मेडिकल ट्रीटमेंट टेकन फॉर ऑफ डिसीज अंडर रूल 3A, माने उन डिसीजेस की ट्रीटमेंट के लिए जो डिसीज रूल 3A में डिफाइंड है। तो रूल 3A की डिसीज के लिए आपने लोन लिया तो उस लोन का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। और यदि लोन इज रिम्बर्स्ड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम देन सच अमाउंट रिम्बर्स शैल बी रिगार्डेड एज टैक्सेबल परक्विजिट। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि आपने एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और यदि उस लोन का कहीं से भी अमाउंट रिकवर होता है तो लॉजिकली आपको वो रिकवर वाला अमाउंट एम्प्लॉयर को वापस कर देना चाहिए। बट यदि आप रिकवर वाला अमाउंट एम्प्लॉयर को वापस नहीं करते हैं तो वो जो अमाउंट है वो आपका पर्सनल लोन कैटेगरी में आ जाएगा, और एज अ पर्सनल लोन मानकर उस पर जिस महीने आपको वो पैसा रिकवर हुआ उस महीने हम उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए एम्प्लॉय ने लोन लिया ₹1 लाख फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय ने लोन लिया एज ऑन July 5th 2016। कब लोन लिया, July 5th 2016 को लोन लिया। और सपोज इन द मंथ ऑफ September 10th को रिकवर 60,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इसको 60,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से उस पैसे का रिकवर हो गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब लॉजिकली ये जो अमाउंट है आपका लोन का, तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई So for the month of July,
इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगस्त इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन सितंबर के मंथ से ये जो 60,000 का अमाउंट रिकवर हुआ था, इसका जो रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। अगर ये अमाउंट आप एम्प्लॉयर को रिटर्न नहीं करते हैं तो ये 60,000 का जो अमाउंट है ये लोन माना जाएगा फॉर अदर पर्पस। भाई नेचुरल सी बात है, आपको 1 लाख रुपए का लोन आपने लिया था तो आपने 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करा लिया। अब ये पैसा यदि आपको कहीं और से रिकवर होता है, लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि ये पैसा एम्प्लॉयर को वापस कर दिया जाए। और यदि आप इस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि ये पैसा हम अदर लोन की तरह ट्रीट करके उस महीने से, जिस महीने ये पैसा रिकवर हुआ उस महीने से इस लोन पर अदर लोन की तरह ट्रीट करके इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट लोन प्रैक्टिकली टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट रिकवर होता है एंड यू आर नॉट रिटर्न अमाउंट टू द एम्प्लॉयर, उसका रिम्बर्स नहीं करते हैं, तो ये टैक्सेबल परक्विजिट मानी जाएगी। नंबर 2, लोन का अमाउंट बहुत छोटा है। मैं लोन का यदि अमाउंट ऑफ लोन अप टू ₹20,000 तो नो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ये लोन का अमाउंट है, नॉट एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। माने आपने 20,000 या उससे कम का लोन लिया है तो फिर चाहे उसका पर्पस कोई भी हो, उस लोन का कोई भी इंटरेस्ट आपकी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये हमने स्टडी किया इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ मूवेबल असेट्स। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू आपको ये सारे पॉइंट्स ग्रैस्प हो जाएंगे। जब भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करें तो आप इसका जो शीट है, जो नोट्स की कॉपी है, उसको अपने पास रखिए ताकि आपको उससे देखकर ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। तो यूज़ ऑफ नॉर्मल जो वीडियोस आपको मिलते हैं उसमें आपको PDF फाइल प्रोवाइड नहीं होती, बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस फाइल, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर की कोई असेट्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की। अगर वो ऑफिशियली यूज़ करेगा तो नेचुरल सी बात है वो टैक्सेबल नहीं है। एक बहुत सिंपल लॉजिक है, यदि आप कोई असेट्स या कोई फैसिलिटी आपको ऑफिशियली मिलती है ऑफिस के बेनिफिट के लिए, तो वो परक्विजिट नहीं मानी जाती। तो फैसिलिटी जितनी भी होती है वो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, आपको पर्सनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो दिस इज यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। तो कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करने पर कोई भी टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल नॉट टैक्सेबल। मोटर कार हम डिस्कस करेंगे अभी आगे डिटेल में कि यूज़ ऑफ मोटर कार के रूल्स क्या हैं। दिस इज़ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अभी आगे इसी लेक्चर में नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। अदर मूवेबल एसेट्स की बात करते हैं, माने अदर देन लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन एंड मोटर कार। उनके अलावा जो बाकी एसेट्स हैं उनके रूल क्या हैं। इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, माने वो जो एसेट्स हैं वो एम्प्लॉयर की अपनी है, तो नेचुरल 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो आएगा वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। जैसे आपने एम्प्लॉयर का वीडियो कैमरा यूज़ किया, 50,000 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट है, तो 50,000 का 10% निकाल लेंगे और 5,000 रुपये आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है बल्कि उसने कहीं से आपको हायर बेसिस पर माने रेंट पर अरेंज करके दिया है, तो 100% ऑफ हायर चार्जेस, माने जो भी एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया वो पूरा का पूरा पोर्शन आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने जो भी रेंट पे किया वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, अभी यहाँ पे यूज था, यूज माने हम कंपनी की एसेट्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं।
यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, माने एम्प्लॉयर ने वो असेट्स एम्प्लॉय को परमानेंटली सेल कर दी, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफर ऑफ असेट्स। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जिस समय वो असेट्स ट्रांसफर की गई उस समय उस असेट्स की वैल्यू कितनी थी। तो बेसिक रूल क्या हुआ, वैल्यू एट टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिस समय आपको ट्रांसफर की जाएगी उस समय की इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा, वैल्यू एट टाइम ऑफ ट्रांसफर, और फिर उसमें से माइनस करेंगे पेड बाय एम्प्लॉय, जो भी उसका अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया उसको माइनस करने के बाद जो बाकी पैसा बचेगा वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। तो सिंपल रूल हो गया, माने वैल्यू ऑफ एट टाइम ऑफ ट्रांसफर निकालना पड़ेगा जिस समय एम्प्लॉयर ने वो असेट्स आपको सेल की, और उसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, देन रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। तो डिफरेंट असेट्स का डिफरेंट रूल है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपको कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर किया एम्प्लॉयर ने, तो एक्चुअल कॉस्ट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और वो कैसे करेंगे, 50% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, 50% लेस करना है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ। सो दिस इज, तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको ट्रांसफर किया तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 50% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज, माने हमें कंप्लीट ईयर लेना है, मंथ से मतलब नहीं है, और रेट कितना है 50% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDV में क्या होता है, हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके जो वैल्यू आता है उस पर फिर नेक्स्ट ईयर का चार्ज किया जाता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो पैसा एम्प्लॉय ने पे किया वो माइनस कर देंगे। तो आप रेट याद रखिए, यहाँ पर रेट आपका 50% है बाय यूजिंग WDV। अगर मोटर कार बेचेगा तो 20% होगा बाय यूजिंग WDV फॉर एवरी कंप्लीट ईयर। और इन दोनों के अलावा यदि कोई और एसेट्स ट्रांसफर किया है तो उसका रेट 10% है ऑन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा जो हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी का परसेंटेज चार्ज किया जाता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर इसका एग्जाम्पल लेकर बताऊं, सपोज कर लीजिए कॉस्ट ऑफ असेट्स, जो भी एसेट्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, सपोज कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 1 लाख रुपए है, ₹1 लाख परचेज किया था इसको जुलाई 1, 2014 और सेल किया इसको एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, कब सेल किया, अगस्त 5, 2016 फॉर रुपीज़ लाइक 10,000, 10,000 रुपये का उसने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इसको सेल किया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो अगर मैं देखूँ तो जुलाई से लेकर नेक्स्ट जून तक 1 साल हो गया, जुलाई 14 टू जुलाई 1, 14 टू जून 15, उसके बाद जुलाई 1, 15 टू जून 16, लेकिन जो थर्ड ईयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे, दिस इज ओनली फॉर 2 ईयर्स, 2 साल हमें कंप्लीट लेने पड़ेंगे। तो 1 लाख का आपका असेट्स था और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रेट 50%, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर का 50,000 रुपये, और 1 साल के बाद वैल्यू कितना हो गया 50,000, फिर नेक्स्ट ईयर फिर लगाया इसका 50%, 25,000,
तो 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया, दिस इज योर 25,000, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपसे कितना चार्ज किया इसके बदले में, ओनली 10,000। तो हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल, कितना अमाउंट आपका टैक्सेबल हुआ, 25,000 जो उसकी वैल्यू है, उसमें से माइनस कर देंगे जो पैसा एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया, और रिमेनिंग 15,000 आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल है। तो जितने कंप्लीट ईयर है उन्हीं को लेस करना है, और लेस करना है बाय यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू 50%। अगर मोटर कार होता तो 20% लेते। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हमेशा कॉस्ट पे चार्ज होगा, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी का हम परसेंटेज चार्ज करेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद फिर उसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया, दिस इज यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। पॉइंट्स बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, तो आपको पॉइंट्स को बड़ा ग्रैस्प करना पड़ेगा, नहीं तो मेन क्वेश्चंस करने में आपको समस्या आएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवलिंग, टूर, अकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंस। आप ट्रैवलिंग पे गए, टूर पे गए, अकोमोडेशन पे गए या कोई और खर्चा, ऑफिशियल टूर पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए होता है। हाउस होल्ड या ऑफिस टूर में अगर हाउस होल्ड मेंबर जाएगा तो नेचुरल सी बात है, जो हाउस होल्ड मेंबर है वो अनऑफिशियली है। इसका बेसिक रूल खाली यही है कि जितना पोर्शन अनऑफिशियली है वो फुली टैक्सेबल है, और जितना पोर्शन ऑफिशियली होगा वो नॉट टैक्सेबल होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, फैसिलिटीज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई एंड नॉट अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, माने एम्प्लॉई को ही ये बेनिफिट दिया गया है, तो नेचुरल सी बात है। वैल्यू एट विच सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर एजेंसी इन पब्लिक, यदि वही बेनिफिट, वही फैसिलिटी ट्रैवलिंग की, अकोमोडेशन की हम आउटसाइडर से हायर करते और वहाँ जो उसको पेमेंट करना पड़ता, वही अमाउंट आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। और बाकी सभी केसेस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया, माने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिशियली तो कोई भी अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा, और जितना पोर्शन अनऑफिशियली है उसमें जितना कॉस्ट टू एम्प्लॉयर पड़ेगा, जो भी बर्डन एम्प्लॉयर को पड़ेगा, उसमें से माइनस करेंगे पेड बाय एम्प्लॉय। तो देखिए मैंने आपको बताया माइनस होना ही होना है, क्योंकि जो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय है बेसिकली वो परक्विजिट होता ही नहीं है। नेचुरल सी बात है, हमें कोई बेनिफिट मिला और उसका हम इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ परक्विजिट। परक्विजिट हमेशा क्या होगा, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट टूर का पॉइंट भी इसी में इंक्लूडेड है। प्राइवेट टूर पे जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि दिस इज अनऑफिशियली, जितना खर्चा एम्प्लॉय का होगा वो पूरा का पूरा आपका पार्ट ऑफ सैलरी इनकम माना जाएगा। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ फ्री मील। फ्री मील, टी एंड स्नैक्स। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री मील, टी एंड स्नैक्स प्रोवाइड किया ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन। तो फ्री मील और नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, खाने पीने की चीज़ें और मील और लंच वगैरह प्रोवाइड किया। तो अगर ये लंच वगैरह प्रोवाइड किया जाता है इन ऑफिस प्रीमाइसेस और एट ईटिंग जॉइंट बाय वाउचर, माने ऑफिस प्रीमाइसेस में प्रोवाइड किया जाता है ईटिंग जॉइंट, कि आप कैंटीन में खाना खा सकते हैं और वाउचर का बिल कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। सो इन दिस केस अगर ये ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा विद इन ड्यूरिंग ऑफिस आवर, देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज टेकन टू बी निल इफ वैल्यू अप टू ₹50 पर मील, माने 50 रुपये पर मील तक तो हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50 रुपये के ऊपर जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। माने इसको मैं सिंपली लैंग्वेज में क्या बोलूँगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर -50 पर मील। कॉस्ट टू एम्प्लॉय में से 50 रुपये पर मील माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। अगर नॉन ऑफिशियल आवर्स में है,
माने ऑफिस के टाइम के बाद या अनऑफिशियली है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय, माने सिंपल लॉजिक है, ऑफिस प्रीमाइसेस में प्रोवाइड होगा तो जितना खर्चा एम्प्लॉय का होगा उसमें से माइनस करेंगे 50 रुपये पर मील, और नॉन ऑफिस टाइम में हो गए या आउट ऑफ दिस अनऑफिशियली प्रोवाइड किया है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर टैक्सेबल होगा। अगर रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन, माने ऑफिस के बाहर किसी रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया गया है, ऑफिस आवर्स में निल है और नॉन ऑफिस आवर्स में भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर, माने यदि वो ऑफिशियल टूर पे है, ऑफिशियल टाइम में है, रिमोट एरिया और ऑफशोर एरिया में तो कोई टैक्स नहीं होगा, और नॉन ऑफिशियली है तो वो टैक्सेबल है। अदर केसेस में सिंपल लॉजिक एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इस पूरे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूं, डिटेल में देखता हूं, तो खाली एक ही केस में 50 रुपये पर मील की छूट है, व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस आवर्स, ऑफिस प्रीमाइसेस। बाकी सभी केसेस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर, हाँ रिमोट एरिया में यदि ऑफिस आवर्स प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिस टाइमिंग्स में तो ये निल हो जाएगा। टी स्नैक्स प्रोवाइड किया गया ऑफिस आवर्स, नॉन ऑफिस आवर्स, तो टी स्नैक्स ऑफिस आवर्स में निल है, और अनऑफिशियल प्रोवाइड किया जाएगा तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नाउ वी कम ऑन गिफ्ट और वाउचर। गिफ्ट, वाउचर और टोकन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया, वाउचर दिया, तो अगर ये इन काइंड है, जो गिफ्ट और वाउचर दिया गया वो इन काइंड है, नॉट इन कैश, तो 5,000 रुपये तक की छूट है, उसके ऊपर जो अमाउंट बनेगा वो टैक्सेबल होगा, माने वैल्यू ऑफ गिफ्ट माइनस करेंगे 5,000, और यदि 5,000 से कम है तो हमारी कोई टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। बट यदि इन कैश प्रोवाइड किया है, जो बेनिफिट है वो इन कैश में है, नॉट इन काइंड, तो फुल अमाउंट इज टैक्सेबल, जितना पूरा पैसा होगा पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो नॉन मनी गिफ्ट में 5,000 रुपये माइनस करके रिमेनिंग इज टैक्सेबल, एंड मनी गिफ्ट में पूरे के पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग मेंबरशिप। क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें, ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, अदर एक्सपेंस, अदर पर्पस के लिए, माने अदर मीन्स नॉन ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया, देन एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर में से माइनस करेंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया उसमें से लेस होगा अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्लब मेंबरशिप या क्लब एक्सपेंस, सेम लॉजिक, ऑफिशियली नॉट टैक्सेबल, अनऑफिशियली जो भी खर्चा एम्प्लॉयर का होगा वो आपका पार्ट ऑफ सैलरी इनकम माना जाएगा। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को डिटेल में देखता हूँ तो सिंपल लॉजिक क्या होता है इसके अंदर, ऑफिशियली नथिंग इज टैक्सेबल, एंड अनऑफिशियली, नॉन ऑफिशियल जितना अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा अमाउंट कॉस्ट टू एम्प्लॉयर मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें ये शीट आपके पास अवेलेबल है, आप इस शीट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज परक्विजिट प्रोवाइड किया गया, शेयर वैल्यू ऑफ परक्विजिट, माने परक्विजिट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को कंसेशनल रेट पे या किसी स्कीम के अंदर कम रेट पर शेयर प्रोवाइड किया, तो फेयर मार्केट वैल्यू में से लेस कर देंगे जितना अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया, रिमेनिंग उसका बेनिफिट काउंट होगा। फॉर एग्जांपल शेयर का मार्केट प्राइस गिवन है आपको 100 रुपी, लेकिन कॉस्ट जो एम्प्लॉई को लगी, कॉस्ट टू एम्प्लॉई इज जस्ट ऑफ 60, तो 100 माइनस 60, 40 रुपये आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएंगे, एंड आल्सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर आपको प्रोवाइड किए गए उन नंबर ऑफ शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डिफरेंट अप्रूव्ड स्कीम्स, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड में से लेस करेंगे ₹1 लाख,
1 लाख तक पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। 1 लाख के ऊपर जितना अमाउंट बनेगा अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। इसमें जो एम्प्लॉई के पार्ट का, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, बेसिकली प्रोविडेंट फंड ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉई की सैलरी में से भी कुछ अमाउंट माइनस किया जाता है और बाकी पैसा उसको कैश के रूप में दिया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और अप्रॉक्सीमेटली उतना ही अमाउंट एम्प्लॉई की सैलरी में से माइनस किया जाएगा। दोनों को आपके नाम से सुपर एन्युएशन फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, फिर बाद में पैसा आपको इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो आप एग्जेम्प्ट है अप टू ₹1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा वो जितना कंट्रीब्यूट करेगा वो आपका पार्ट ऑफ सैलरी इनकम माना जाएगा। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं तो GTI में से आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, वो हम क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आपको बता ही चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन जो एक्यूमुलेट इंटरेस्ट होगा वो फुली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेट बैलेंस, जब आपको उसका पैसा मिलेगा वापस, exempt from tax under section 10 subsection 13 if on death, on retirement after specified age or become incapacitated before retirement। तो एक एज के बाद वो नॉर्मल रिटायरमेंट लेता है या उसका डेथ हो जाता है तो उस केस में नथिंग इज टैक्सेबल। क्लियर? नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ परक्विसाइट, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड। अब इनकम टैक्स में सैलरी वाले चैप्टर में ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन दे रखी है। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? डायरेक्टर कंपनी का, या पर्सन होल्ड 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स कंपनी, आपने उस कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे, या आपका जो ईयरली टैक्सेबल सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है, बिकॉज अगर 50,000 रुपये ही इसका साल का इनकम होगा, सैलरी इनकम, तो इसका टैक्स सैलरी का बनेगा ही नहीं। तो ये डेफिनेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है। तो जब भी हम इनकम टैक्स में कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का ही होगा, क्योंकि उसकी सैलरी ऑलवेज 50, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई ना भी हो, डायरेक्टर नहीं है चलो ठीक बात है, 20% शेयर होल्डर नहीं कर रखा ये भी बात समझ में आती है, लेकिन जो उसका ईयरली बेनिफिट है वो 50,000 से नेचुरल है ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2.5 लाख तक की इनकम पर तो आपको पता है वैसे ही टैक्स नहीं देना होता, तो ये नॉट कंसिडरेबल पॉइंट है। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट में कन्फ्यूज़न की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली क्वेश्चन आता है उसको अपने हिसाब से सभी एम्प्लॉयज़ के लिए लेकर चलेंगे। बट फिर भी ये कुछ परक्विजिट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट आता है, दिस इज़ योर कार फैसिलिटी। तो कार फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्टली एग्ज़ाम में इस पॉइंट में से इस पॉइंट का आता है। तो केस मत देखते हैं, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की। और जो गाड़ी के रेगुलर एक्सपेंस है लाइक पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस, वो सारे खर्चे भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है। और गाड़ी को हमने अगर होली कंप्लीटली पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है, नो नॉट एन ऑफिशियली, तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन टैक्सेबल होगा। भाई सिंपल, जो जो पर्सनल पर्पस में एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, आपकी गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा, एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर ने किए वो भी आएंगे, साथ में ड्राइवर की सैलरी अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो वो भी आएगा, माइनस रिकवरी, अगर एम्प्लॉई ने बदले में कुछ पेमेंट किया है तो वो माइनस कर देंगे। माने सब कुछ सिंपल लॉजिक क्या होगा? कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पड़ेगा, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, उसके एक्सपेंस, सैलरी ड्राइवर की, माइनस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, रिमेनिंग इज टैक्सेबल। अगर पहले पर्सनल पर्पस कंप्लीट करते हैं, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है। अब गाड़ी किसकी हो गई? एम्प्लॉयर की। खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। तो खर्चों के पैसे टैक्सेबल नहीं होंगे,
खाली क्या टैक्सेबल होगा, गाड़ी का डेप्रिसिएशन। ड्राइवर तभी लेंगे इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। माइनस करेंगे रिकवरी, जो भी रिकवर हुआ अमाउंट वो इसमें से माइनस होगा। गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है। गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की। खर्चे कौन करता है, एम्प्लॉयर। तो गाड़ी का एक्सपेंस का खर्चा एम्प्लॉय के जिम्मे पड़ता है। तो रेगुलर एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर लेंगे, ड्राइवर तभी लेंगे व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, और माइनस कर देंगे रिकवरी। होने को चौथा केस भी बनता है। एज पर हम देखें तो एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉय खर्चे करता है। अब गाड़ी एम्प्लॉय की खर्चे भी एम्प्लॉय करे तो दिस इज नॉट अ परक्विजिट, ये परक्विजिट ही नहीं है, क्योंकि सारा बर्डन किसके ऊपर है, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉयर से नहीं मिला। तो 3 क्लॉजेज आए हमारे पास जब गाड़ी हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं, कार इज ओन्ड पार्टली, पार्टली माने ऑफिशियली एज वेल एज पर्सनल, दोनों कामों के लिए गाड़ी यूज़ की जा रही है। तो 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होंगे यदि गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी तक है। गाड़ी जो है वो 1600 सीसी तक का है, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 1600 पर मंथ। और अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी दिया है तो 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के उसमें और ऐड कर देंगे। जैसे बोलते हैं मारुति 1000, तो माने 1000 सीसी की गाड़ी है, तो जो गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1600 सीसी तक का है, तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल होगा। और अगर 1600 सीसी से ज़्यादा का है तो 2400 पर मंथ अमाउंट टैक्सेबल होगा। ड्राइवर प्लस करेंगे इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। सेकेंड केस में क्योंकि परक्विजिट का बेनिफिट कम हो जाता है, एक्सपेंस खुद एम्प्लॉय बियर कर रहा है, तो यहाँ पर जो 1600 एंड 2400 था उसको हम रिप्लेस कर देंगे 600 एंड 900 पर मंथ। ड्राइवर के 900 ही रहेंगे, माने गाड़ी एम्प्लॉयर की है बट खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय के। तो 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा अप टू 1600 सीसी वाली गाड़ी का, और उससे ज़्यादा सीसी का है तो 900 पर मंथ। ड्राइवर के प्लस तो होने ही होने हैं। थर्ड केस में गाड़ी एम्प्लॉय की थी, खर्चे कौन कर रहा था, एम्प्लॉयर। तो उस केस में जो टैक्सेबिलिटी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी आपकी। जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया उसमें से हम माइनस कर देंगे इसको 1800 2400, डिपेंड के गाड़ी कितनी क्यूबिक कैपेसिटी की है, और जो भी खर्चा ड्राइवर का एम्प्लॉयर ने किया उसमें से माइनस कर देंगे 900 पर मंथ। तो पहले केस में जो टैक्सेबिलिटी थी उसको हम इस वाले केस में माइनस करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, गाड़ी किसकी है, खर्चे कौन करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी टैक्सेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर मोर देन 1 कार अवेलेबल है, माने दिस इज मोर देन 1 कार, अगर एक से ज़्यादा कार आपको दिया गया है यूज़ करने के लिए, तो 1 कार को हम मानेंगे पार्टली, और जो अदर कार है, जितनी बाकी कारें हैं अदर, उसको मानेंगे पर्सनली। जैसे एम्प्लॉयर ने आपको 2 गाड़ियां प्रोवाइड की, तो एक कार तो मानी जाएगी आपकी फॉर पार्टली पर्पस, और बाकी जो कार है वो आपकी मानी जाएगी, जितनी भी कारें हैं। अब वो आपके ऊपर ऑप्शन है, भाई जिस ऑप्शन से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी हम उसी ऑप्शन को इसमें अवेल करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया पॉइंट रिलेटिंग टू कार फैसिलिटी। तो जैसे आप देखेंगे नोट्स में लिखा हुआ भी है, आप नोट्स में चेक कर सकते हैं इसको। वैल्यू ऑफ 1 कार, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली प्राइवेट, और बाकी सभी कार प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर की जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, ये सारे किस में आते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने आपको डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किया। डोमेस्टिक सर्वेंट में कौन कौन आएगा, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, और पर्सनल अटेंडेंट लाइक कुक। तो जो भी खर्चा है, सिंपल लॉजिक है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पड़ेगा उसमें से माइनस कर देंगे जो पेमेंट एम्प्लॉय ने किया, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट इज गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी।
आपको फ्री गैस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री वाटर बेनिफिट प्रोवाइड किया गया। सिंपल लॉजिक, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर सेम चलेगा लॉजिक, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। अब उसमें अगर कॉस्ट टू एम्प्लॉय बेसिकली क्या होगा, अगर कार आउटसाइड आपने इस फैसिलिटी कहीं से परचेज करके दिया है तो परचेज बिल इज द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, लेस तो होना ही होना है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो ये हमने डिस्कस किया स्वीपर का बेनिफिट, माने डोमेस्टिक सर्वेंट का बेनिफिट, एज वेल एज गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन अलाउंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अलाउंस में क्या होता था, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड का छूट था, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। यहाँ पे अलाउंस नहीं मिल रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर और इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय का अपना इंस्टीट्यूशन है या कोई और है, क्योंकि आप हमारे यहाँ जॉब करते हैं तो आप उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एम्प्लॉय के चाइल्ड को अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड का छूट है, मानी सिंपल जो भी खर्चा एम्प्लॉय को पड़ेगा उसमें से माइनस कर देंगे 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। और यदि चाइल्ड के अलावा कोई और हाउस होल्ड मेम्बर है तो 1000 पर मंथ का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। माने 1000 पर मंथ का लिमिट खाली तभी एप्लीकेबल होगा जब ओन्ड और मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन है और एम्प्लॉय के बच्चे को एजुकेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। बाकी सभी केसेस में सिंपल रूल है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर टैक्सेबल वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इस वाले केस में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नो नीड कि हम इसको बहुत ज़्यादा करें। कॉस्ट, वही सेम लॉजिक चलेगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। कॉस्ट टू एम्प्लॉय में से माइनस कर देंगे पेड बाय एम्प्लॉय, रिमेनिंग अमाउंट इज योर टैक्सेबल वैल्यू। रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका परक्विजिट का टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा। एम्प्लॉइज, चाइल्ड, हाउस होल्ड मेम्बर्स, एक्चुअल कॉस्ट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल लॉजिक है, 1000 रुपये का बस ये पॉइंट आपका एडिशनल है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि उसका अपना इंस्टीट्यूशन है या मेंटेन इंस्टीट्यूशन है तो 1000 रुपये पर मंथ और माइनस होंगे 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। So this is your free or concessional ticket provided to employee of transport undertaking for private journey। आपको प्राइवेट जर्नी के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो बिल्कुल अगर एयरलाइन या रेलवे में प्रोवाइड किया जाएगा तो एग्जाम्प्ट इन द है। अगर एयरलाइन या रेलवे एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड किया जाता है तो उनसे कोई टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, और बाकी किसी और के लिए होता है तो सिंपल लॉजिक, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। इनकम टैक्स में प्रोविजंस बहुत सारे हैं और ये सारे प्रोविजंस आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको रिकॉल करेंगे उतना अच्छे से आपको ये प्रोविजंस लर्न होंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन, दिस इज लीव ट्रैवल कंसेशन इन इंडिया, LTC क्या बोलते हैं इसको, लीव ट्रैवल कंसेशन। आप छुट्टियों पे गए और ट्रैवल के खर्चे का नाम का पैसा एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है। तो यदि आप बाय एयर जाते हैं
तो मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, एक्चुअल जो आपको एलटीसी का बेनिफिट मिला वो और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एयर कंडीशंस फेयर ऑफ एयर इंडिया बाय शॉर्टेस्ट रूट। तो इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है वो आपका लेस होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। यहाँ पर अगर आप बाय रेल परफॉर्म करते हैं तो रेलवे का फर्स्ट क्लास का फेयर लेस होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। और यदि रेलवे के अलावा किसी और मोड से जर्नी परफॉर्म करते हैं अदर देन रेलवे, और वो प्लेस जो है वो कनेक्टेड बाय रेल है, तो वही सेम क्लॉज टू रेलवे का फर्स्ट क्लास का फेयर आपका नॉट टैक्सेबल है। और अगर नॉट कनेक्टेड बाय रेल है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिलक्स फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। माने आप बहुत सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं कि यदि आपने बाय एयर परफॉर्म किया तो बाय एयर में एयर का एक इकोनॉमी क्लास फेयर लेस होगा, बाय रेल प्रोवाइड किया तो रेलवे का फर्स्ट क्लास का फेयर लेस होगा। अदर मोड से आप जर्नी लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो और यदि वो प्लेस कनेक्टेड बाय रेल है तो रेलवे का फर्स्ट क्लास लेस होगा, और नॉट कनेक्टेड बाय रेल है तो उस केस में जो डिलक्स फेयर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो आपका, और सिमिलर एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट, और उतने ही रूट का जो रेलवे का फर्स्ट क्लास का फेयर है, जो दोनों में छोटा होगा वो हम माइनस करेंगे। नॉर्मली जो एलटीसी का बेनिफिट है ये 4-4 साल के इंटरवल में 2 बार मिलता है, ट्वाइस फ्रॉम कैलेंडर ईयर, 2 बार आप एलटीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। ओनली वन एग्जाम्पशन कैरिड फॉरवर्ड इन कैलेंडर ईयर सक्सीडिंग एंड ऑफ ब्लॉक, यदि एक बार उठाया तो अगली बार जो बेनिफिट है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इतने रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रेट एलटीसी का पॉइंट आता है, तो हमें बस ये याद रखना है कि बाय एयर में इकोनॉमी क्लास, रेलवे का फर्स्ट क्लास का फेयर, और थर्ड वन इज अदर देन रेल, तो उस केस में डिलक्स बस फेयर आपका लेस हो।